हिंदू नववर्ष और जो चैत्र नवरात्रे हैं उनकी सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये 17 मार्च को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री का पहला बजट पेश हुआ और कई मायनों में ये ऐतिहासिक बजट पेश हुआ। और हमारा जिला कांगड़ा के लिए खासकर ये जो बजट है ये पूरे प्रदेश को और जिला कांगड़ा को जो है नई दिशा और नई दिशा देने वाला बजट है। सर्वप्रथम जो कांगड़ा के लिए सबसे बड़ी घोषणा की गई वो गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बोला। कहा सरकार की ये नंबर 1 प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। साथ में 2000 करोड़ रुपए इस बजट में गग्गल एयरपोर्ट के लिए दिए गए। आप सब जो है ये मुझे पता है पॉलिटिकल सिस्टम पे कम विश्वास करते हैं, बोलते हैं अनाउंसमेंट तो जो हुई थी वो मंडी एयरपोर्ट की भी हुई थी। तथ्यों के आधार पर मैं बता दूं, मंडी एयरपोर्ट के लिए भारत सरकार ने 15 फाइनेंस कमीशन में 1000 करोड़ देने की घोषणा की थी और 400 करोड़ रुपया जो है वो धर्मशाला एयरपोर्ट देने के लिए घोषणा की थी। एक भी रुपया उसका अभी तक राज्य सरकार को नहीं आया है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया, जो हमारे इस प्रदेश से जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, लोकसभा के सांसद भी हैं, कि उस आप राशि को लाइए ताकि एक नहीं 2-2 एयरपोर्टों का साथ में जो है वो विस्तार हो सके। कांगड़ा एयरपोर्ट का SIA लगभग कंप्लीट हो चुका है। SI क्या होता है? SI का मतलब होता है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। हाल ही में अभी जो हमारी पठानकोट मंडी की 4 लेनिंग हो रही थी, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार मारी कि आप SIA के बिना कैसे जो है 4 लेन का आप मुआवजा दे सकते हैं। SIA क्या होता है, मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं। SIA होता है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। पहली बार SIA करके क्या होगा कि जो लोग आप देखेंगे गग्गल जो बाजार है, शायद वो विस्तार होते होते उसके काफी दुकानें उसमें आए। जिन लोगों की अपनी दुकान है, मकान है, उन्हें तो मुआवजा मिल जाएगा। बट इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा SIA में ये प्रावधान रखा गया है कि जो कब्जाधारी है, किसी के नाम पे दुकान ना हो, जिसका कब्जा भी है, उसे भी सरकार जो है मुआवजा देने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल जो है वो इस सरकार ने करी है और सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो है इस पहल को किया गया है। तो ये कांगड़ा के लिए जो है, चाहे टूरिज्म की दृष्टि से, चाहे मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से, जब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, हमारा एयरपोर्ट छोटा है इसलिए बड़े प्लेन 90% एयरलाइंस के पास आज एयरबस 320, 321 उस फैमिली के और बोइंग के 727 फैमिली के सारे जहाज हैं। 7200 सीरीज बोलते हैं उसके। ये सारे जहाजों को लगभग 2000 मीटर रनवे लैंड होने के लिए चाहिए। हमारा रनवे अभी छोटा है। जब ये रनवे 2000 मीटर भी होता है, सरकार तो 3000 मीटर करने जा रही है, जहां पे बड़ा जहाज जो बोइंग 747 है वो भी उतर जाए, तो दिल्ली से चंडीगढ़ से जो फ्लाइट का किराया है वो अभी तो हम घोषणा नहीं कर सकते कितना होगा, बट आप आज देखेंगे श्रीनगर से दिल्ली का जो एवरेज किराया है वो 4200 रुपए है। तो 4000 रुपए में आदमी श्रीनगर पहुंच जा रहा है। और क्योंकि हमारा यहाँ छोटा प्लेन 70 सीटर आता है, डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए किराया जो है वो बहुत ज्यादा एयरलाइन जो है चार्ज कर रही है। तो ये आप समझ सकते हैं, श्रीनगर में आज के दिन में 50 फ्लाइटें दिन की आती हैं, 50 फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पे। तो आप सोच सकते हैं जब कांगड़ा एयरपोर्ट बड़ा हो जाएगा, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 90% एयरलाइन के जहाज यहां उतर पाएंगे। एक जो मैं 320 की बात कर रहा हूं, ये 250-270 सीटर प्लेन होता है। तो आप देख सकते हैं कि कांगड़ा की जो दशा है, किसी ने मेडिकल पर्पज के लिए जाना है, एजुकेशन के लिए जाना है, सस्ता किराया होगा, तो इससे कांगड़ा के लोगों को, हमीरपुर के लोगों को, चंबा के लोगों को, मंडी के लोगों को बहुत लाभ होगा।
दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जो कांगड़ा को तोहफा दिया गया है वो दिया गया है, आप देख रहे हैं, अब जो जिसका भी हाल ही में चंडीगढ़ दिल्ली जाना होगा वो देख रहे हैं कि हमारा जो 4 लेन का काम है वो कितने जोरों शोरों से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 8 मीटिंग वो ऑलरेडी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ ले चुके हैं। आपको मैं बता दूं, पिछले दिनों जो हमारा पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे है उसको परौर के बाद 2 लेन कर दिया गया था किसी कारणवश। माननीय मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी जी से मिले और उनके समक्ष मांग रखी, ये हिमाचल के साथ बहुत बड़े अन्याय हो जाएगा और डबल एफर्ट करना पड़ेगा। एक बार पहाड़ कटेगा, फिर आप दोबारा पहाड़ काटेंगे, डबल एक्सपेंडिचर करेंगे और जो ट्रैफिक है परौर से लेके मंडी तक वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसे आपको एक ही बार में जो है 4 लेन करना होगा। जो राज्य सरकार की इसमें हेल्प चाहिए, राज्य सरकार करने को तैयार है। तो मैं इसमें भारत सरकार का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो डिमांड है वो मंडी पठानकोट को दोबारा से 4 लेन कर दिया। और पिछली सरकार की विफलता भी मैं बोलूंगा कि किसी ने इसको उठाया ही नहीं, उन्हीं की सरकार दिल्ली में थी कि इसको 4 लेन किया जाए। और जो पठानकोट से लेके मंडी का जो रास्ता है ये अभी लगभग 250 किलोमीटर का है। ये जो 4 लेन कंप्लीट हो जाएगा लगभग 150 किलोमीटर का हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इसमें जो एवरेज स्पीड है किसी भी हाईवे में वो NHAI और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा जो एवरेज स्पीड होती है और जो मिनिमम स्पीड होती है, कई मोड़ों पे कम होएगी, ज्यादा होएगी। तो मुख्यमंत्री जी की इसमें सबसे जो हमारे हाईवेज बन रहे हैं उनसे एक डिमांड है कि 70-80 किलोमीटर एवरेज रहे और मिनिमम स्पीड कहीं भी 50 से ऊपर नीचे ना जाए, क्योंकि हमारे पास रेल का यहाँ नेटवर्क है नहीं। तो 99% जो लोग हैं वो इसी मार्ग से ट्रैवल करते हैं। तो ये भी एक हिमाचल के लिए, कांगड़ा जिले के लिए बहुत बड़ी जो है ये एक डेवलपमेंट हुई है, जिससे आने वाले दिनों में हमारे खासकर जिला कांगड़ा में बहुत बड़ी प्रगति होगी। तीसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की, और इसमें एक पूरी उन्होंने कल भी जो 100 दिन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने कहा, पालमपुर का भी जिक्र खास तौर पे किया कि जो टूरिस्ट हैं आने वाले समय में उनको खुले मैदानी इलाके ज्यादा, पालमपुर ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वहां से पहाड़ दिखते हैं। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स जिसके लिए अभी प्रागपुर जसवा के पास जमीन का चयनित किया है, क्या पता ये धर्मशाला भी मूव हो जाए। एक जू बनखंडी में लगभग 300-400 कनाल में ये जू बनेगा, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस ऑलरेडी चला गया है। ये जो जू बनेगा ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एक सेंचुरी की तरह बनेगा, जहां जानवरों को एक पिंजरे में नहीं, एक खुला एरिया दिया जाएगा ताकि टूरिस्ट कांगड़ा आए। अभी हम सब बोलते हैं कि कांगड़ा में देखने के लिए क्या है, आदमी आएगा, पहाड़ एक दिन दिखेगा, दूसरे दिन बोर होकर चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा जो है वो भी कांगड़ा के लिए जो टूरिज्म कैपिटल है, और सीएम साहब का एक विजन है जिसकी ओर कदम उठा लिए गए हैं। एक 2x2 का शहर जिसको टूरिज्म सिटी कहा जाए, जिसमें होटलों को, रेस्टोरेंट्स को अनुमति दी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि ये 24/7 शहर होगा, 24 घंटे ये शहर जो है ये खुला रहेगा, चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आईटी कंपनीज के लिए भी स्थापना के लिए जो है वो निर्देश दे दिए हैं कि लैंड प्रोक्योरमेंट किया जाए। आज जिस भी बड़ी कंपनी को हम बोलते हैं कि आके कांगड़ा में आके या हिमाचल प्रदेश में आके अपना कोई सेंटर खोले, कोई आईटी इंडस्ट्री स्थापित करें, सबकी एक ही डिमांड होती है कि जमीन नहीं और कनेक्टिविटी पुअर है। कनेक्टिविटी तो एयरपोर्ट से बन जाएगी। तो इस बजट में खास प्रावधान किया गया है कि कैसे जमीनें जो है, निजी जमीनों को भी जो सरकार जो है, पहली बार आप देखेंगे हिमाचल सरकार जो है वो प्रोक्योर कर रही है निजी जमीनों को। नहीं तो आप सरकार में सुनते होंगे कि सरकार अपनी जमीनें बेच रही है। पहली बार आप देख रहे हैं ऐसे पारदर्शी हमारे मुख्यमंत्री हैं और ये सरकार है कि जो सरकार जमीनें खरीद रही है ताकि इंडस्ट्रीज को, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, चाहे और कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उसे जमीन जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। आप देख सकते हैं कि पिछली सरकार में जो है हमारा कर्मचारी चयन आयोग है हमीरपुर में, इसमें कैसे घोटाले हो रहे थे। जैसे ही सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये कंप्लेंट्स आई तो एक टीम बिठाई गई और ये जो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था पिछली सरकारों में। और मैं समझता हूं कि ये हिमाचल के यूथ के साथ
कहीं ना कहीं ये एक धोखा हो रहा था। जब एक सिस्टम में ट्रस्ट खत्म हो जाता है, आज एक बच्चा तैयारी कर रहा है, पेपर की तैयारी कर रहा है, उसे लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं जो है वो, उसको ट्रस्ट है, उसे विश्वास है कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी मेहनत के बाद मैं पास हो जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और ये जो सिस्टम पे ट्रस्ट जो था वो उठ रहा था, क्योंकि वो बार बार हो रहा था कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, और जिस बच्चे के 55% नंबर है और जिसके 85% नंबर है वो टॉप कर रहा था और 85 वाला नीचे रह जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा, और ये JOIT के पेपर में नहीं, बहुत पहले से ये चल रहा था। विजिलेंस की इसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है, और जल्द ही जल्द SI जो आयोग है इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करके कुछ ना कुछ, ताकि एग्जाम्स रुके ना और बच्चों को जो रोजगार की प्रक्रिया है वो चलती रहे, ये कंटिन्यू कर दी जाए। जो मैंने शुरू में कहा कि एक ग्रीन बजट के रूप में ये बजट पेश किया गया। 2026 तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हिमाचल ग्रीन स्टेट होगा। हम सब हिमाचल वासी हैं, जब दिल्ली जाते हैं तो परेशान होते हैं कि दिल्ली की हवा कैसी है, पोल्यूशन कितना है। हिमाचल जो भी आता है वो खुले वातावरण, खुली हवा खाने के लिए आता है। बहुत बार लोग हंसते हैं कि दिल्ली के आदमी का फेफड़ा चेक कर लो और हिमाचल के आदमी के फेफड़े चेक कर लो, उसमें आपको स्कैन करते ही पता लग जाएगा कि आदमी दिल्ली रह रहा है, कि हिमाचल का है, कि पहाड़ी राज्य का है। तो इस चीज को समझते हुए हमारी सरकार जो है बहुत ठोस कदम उठा रही है। ये जो इलेक्ट्रिकल, जो हमारी हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HRTC की सारी फ्लीट है, इसे 99.9%, 100% भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कर दिया जाएगा। क्योंकि कई रूट हमारे ऐसे हैं जो बहुत लंबे रूट हैं। मुझे कोई बता रहा था कि कांगड़ा गंगानगर एक रूट है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रूट्स हैं, इसका एक एनालिसिस हो रहा है। उन रूट्स के अलावा, क्योंकि अभी जो बसें आई हैं उनका 300-400 किलोमीटर की रेंज है, बट 99% जो हमारी बसें हैं HRTC की, वो 200-250 किलोमीटर से दिन में कम चलती हैं। उनको इलेक्ट्रिकल कर दिया जाएगा। एक नई बसों की फ्लीट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 बसें, जो पुरानी सरकार है वो ऑर्डर कर गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा टाटा से नेगोशिएट किया कि इस बस को इलेक्ट्रिकल कर दो, बट वो हो नहीं पाई, क्योंकि टाटा का कहना था हम ये बसें बना चुके हैं। इसीलिए उन बसों को तो जो, क्योंकि कमिटमेंट थी पिछली सरकार की, वो ले लिया गया है। मगर आने वाली जो भी HRTC में प्रोक्योरमेंट होगी, और मैं आपको बता दूं, आप शिमला जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 16 नई गाड़ियां खरीदनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देश दे दिए कि जो भी नई गाड़ी की प्रोक्योरमेंट होगी अब वो इलेक्ट्रिकल गाड़ी की होगी। तो जो स्पेशली सरकारी गाड़ियां हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो एक स्टेप लिया गया है। एक और जो बहुत बड़ी घोषणा इस बजट में रही है वो रही है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की। तो ये जो डे बोर्डिंग स्कूल है, ये एक मॉडल स्कूल के रूप में बनके जो है वो सामने आएंगे। और पालमपुर में आपको भी माननीय CPS साहब जो हैं, जब वो भी प्रेस वार्ता करेंगे तो वो बताएंगे कि कटबाड़ी के पास एक उन्होंने जमीन का चयन किया है। वैसे पूरे प्रदेश में जो है ये जो स्कूल हैं ये बन रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट ये स्कूल्स होंगे, जिसमें स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग से लेकर सारी मॉडर्न सुविधाएं लैस होंगी। और ये किसी भी प्राइवेट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पे किसी भी प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर होंगे। आखिरी बात मैं जो इसमें बोलना चाहूंगा, इस बजट में खासकर युवा पीढ़ी के लिए स्वरोजगार के बहुत साधन जो है वो उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। हम जानते हैं कि हर युवा जो है उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इंडस्ट्री, हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है, इंडस्ट्री यहाँ कम है, और हम चाहते भी नहीं कि पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो है ज्यादा हमारे हिल स्टेशन में आए, उसे खराब करे। इसी को मद्देनजर रखते हुए सोलर प्लांट में 50% सब्सिडी देने का प्रावधान पहली बार किसी स्टेट में किया गया है, और वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और ये खासकर युवाओं को देखते हुए, जब इस स्कीम का पूरा खाका निकल के आएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे युवाओं को इनकरेज करने के लिए कोई 100 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक जो बिजली का प्रयोजन है उसको प्लांट लगा सकता है। 2 करोड़ तक उसकी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। और वो जो बिजली है वो सरकार खरीदेगी। तो जिसके पास कृषि प्रधान प्रदेश है, हम हर किसी के पास अपनी जमीन है, तो 8 से 10 कनाल में एक आदमी 250 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगा के सालाना जो है 15 से 20 लाख की जो इनकम है वो तैयार कर सकता है, और 50% उसे सब्सिडी दी जाएगी। वैसे ही जो हमारी इलेक्ट्रिकल टैक्सीज हैं उसमें
इस सरकार ने 50% सब्सिडी का भी ऐलान किया है। अगर 20 लाख की आपकी इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी आती है, 10 लाख उसमें सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। ये भी केवल युवाओं को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। जो हमारी बसें हैं उस पर भी आप देखेंगे कि 50%, क्योंकि सबका कहना है कि ईवी बसें महंगी होती है, अगर डीजल बस लोगे तो 50-60 लाख की आएगी, इलेक्ट्रॉनिक बस जो आएगी 90 लाख की आएगी। तो सीएम साहब ने वो भी फैसला लिया कि जो इलेक्ट्रिकल बस लेता है आदमी, उसे 50% सब्सिडी देकर 50% सरकार देगी और उसका आधे पैसे में वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, अपनी इलेक्ट्रिकल बस है, वो ले सकता है। और एचआरटीसी अपने आने वाले समय में बहुत ज्यादा जो ऐसे रूट्स हैं उसे ये जो बेरोजगार हमारे युवा हैं उन्हें देगी, ताकि वही जो बेरोजगार युवा है वही इन रूटों पे बसें चलाएं। इलेक्ट्रिकल बस का चलाने का खर्च भी कम है डीजल के मुकाबले, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो ये जो कहीं ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं वो युवाओं को स्वरोजगार को देखते हुए कि युवा हिमाचल में कैसे रहकर अपनी आमदनी को बढ़ा सके, इसलिए लिए गए। तो आखिर में यही बात कहना चाहूंगा कि पहली बार आप बजट सुनते थे, मेरे बोलने का इसका कोई वो नहीं है, आप सब बजट सुनते थे, कभी भी कोई इतनी डिटेल में स्कीमों के नहीं जाता था। और ये स्कीम क्यों लाई गई, क्यों आई, मैं खुद हैरान था। इस बार पहली बार हमने जो ये बजट है इसका लाइव प्रसारण किया, और जो लाइव प्रसारण किया तो हम खुद देख के हैरान थे। पंजाब केसरी टीवी बोलता है कि जब हम चला रहे थे जी 8,000 आदमी देख रहे थे, लाइव टाइम में 5,000 देख रहे थे। कम से कम 50-60 हजार लोग बजट को लाइव देख रहे थे। नहीं तो हर बार होता था बजट निकल जाएगा, छोटे छोटे स्निपेट्स आते थे, विधानसभा के बाद इसे लाइव नहीं किया जा सकता था। माननीय मुख्यमंत्री ने अनुमति दी कि जो बजट है इसे लाइव दिखा दो, जनता का पूरा हक है, पार्लियामेंट का तो होता ही है बजट लाइव। तो इसे लोगों में बहुत एक इंटरेस्ट था। अब हमारी जो सरकार है इस पर बहुत बड़ा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस बजट में जो घोषणाएं की गई है उनको धरताल पे उतारा जाए, और जो आखिरी पंक्ति पे आदमी बैठा है इसे जो है बजट का जो इस सरकार ने निकाला है इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेस वार्ता को अंत करता हूँ, और आपके जो सवाल हैं इन्हें मैं। पालमपुर रोपवे का क्या? पालमपुर देखिए, जो ये रोपवेज होते हैं, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, ये जो रोपवेज होते हैं पठानिया जी, रोपवेज होते हैं ये पीपीपी मॉडल पे निकलते हैं। पालमपुर रोपवे एडवर्टाइज बहुत बार किया गया है, आपको पता है पिछली सरकारें भी एडवर्टाइज करती रही हैं। पालमपुर का ही नहीं, ऐसे बहुत से रोपवेज है, हिमानी चामुंडा का रोपवे जो एडवर्टाइज है। मनाली, शिमला, धर्मशाला, जहां प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को लगता है कि पीपीपी मोड में मैं अपने 25-30 साल में पैसे कमा सकता हूं, निकल सकता हूं, तो वो वहां इन्वेस्ट करता है। अगर आपके पास भी कोई इन्वेस्टर है सरकार से, जो मैं आपको गारंटी देता हूं कि सरकार की परमिशन हम ले आएंगे, बट कोई इन्वेस्टर रेडी होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। और मुझे पूरी विश्वास है कि जैसे ही ये एयरपोर्ट का विस्तार होगा, ये जो हमारे रोपवे जिनकी योजनाएं बनी हुई है, ब्लूप्रिंट बना हुआ है, चाहे रज्जू मार्ग तक वो रोपवे की बनी है, ये रोपवे सब धरताल पे दिखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर जब देखेगा कि हाई पेइंग टूरिस्ट आ रहा है तो उसको लगता है कि धर्मशाला, मनाली और शिमला में ही अभी वायबल है। तो इसीलिए वहां पे टाटा ने या किसी और कंपनी ने इन्वेस्ट किया। मैंने निजी रूप से बहुत इन्वेस्टर से बात करी, वो कहते हैं कि पालमपुर का फुटफॉल इतना नहीं है कि हम इसको ब्रेक इवन कर सके। बुटेल जी, आपने बात की शिक्षा के बारे में, तो हमारा विश्वविद्यालय जो शिमला में है वहां पे अभी बच्चों से कॉलेज में 2200 रुपए की फीस ले ली थी, और वो खत्म करके फिर दोबारा से उनसे 2200 रुपए फीस ली जा रही है, और यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको वो पैसा रिफंड हो जाएगा, मगर वो रिफंड नहीं, और 8-7 साल तक लोगों को, बच्चों को डिग्रियां नहीं मिलती है। काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है हमारे के बच्चों को, खास करके जो हमारे युवा है, इसके ऊपर आप कर। देखिए, मैंने तो आज पॉलिसी के बारे में बात करी, मैं किसी निजी एक छोटी माइक्रो लेवल पे नहीं गया, बट आप मेरे संज्ञान में ये बात लाए हैं, और मैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं उनके संज्ञान में ये बात लाऊंगा। और आपकी बात सही है, ये जो यूनिवर्सिटी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और इनका बहुत ध्यान है कि इस यूनिवर्सिटी में जो डिग्रीज हैं इसका कैसे और इसको कैसे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाया जाए। बट अभी जो देखो 3 महीने सरकार के हुए हैं, इसमें सरकार को एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। अभी जब आप भी घर भी बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं कि कहाँ कमरे बनेंगे, कहाँ क्या बनेगा, तो अभी तो वो है। और ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं जो हमारे पुराने संस्थान है इनका भी रख रखाव जो है वो सरकार की बहुत जिम्मेदारी बनती है, मगर 2200 रुपए की मुझे नॉलेज नहीं है। आईटी हब को लेकर क्या है ये नया अपडेट? देखिए, आईटी हब मैं आपको बताऊं कि पिछली सरकार में 2 STPI हमने सैंक्शन कराए थे। मैं यहीं से इसी प्रेस क्लब से जब मैं बोलता था तो आधे लोग हंसते भी थे कि क्या बात कर रहा है, अभी अमेरिका से नया आया है, आईटी कम कैसे खुलेगा यहाँ। तो अगर आप जाएंगे, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैतरू जाएं,
तो जो हमने तब 2 IT पार्क सैंक्शन कराए थे, उनका नाम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, मैं अभी आपको समझा दूं कि मान लो आप में से कोई अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, IT कंपनी शुरू करना चाहता है, फोटोग्राफी का काम करना शुरू करना चाहता है, ई-कॉमर्स की प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहता है, तो बहुत ही सस्ते दर पे, जैसे शिमला में अभी एक STPI चल रहा है, 14 से 15 रुपए स्क्वायर फीट का उसका ऑफिस का किराया है। मतलब आप मान लो कि अगर 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस है तो 4,000-4,500 रुपए किराया होगा, है ना। तो ऐसा बहुत सस्ते किराए पे ये एंटरप्रेन्योर्स को, जो युवा हैं स्वरोजगार की तरफ, या छोटी कंपनीज को ये ऑफिस दिए जाएंगे ताकि वो रोजगार उनको वहां मिल जाए। पावर बैकअप, कॉन्फ्रेंस रूम, एक जब भी कोई IT का तो डेटा बहुत जनरेट होता है, तो डेटा स्टोरेज के लिए डेटा सेंटर चाहिए होता है, तो डेटा सेंटर की स्टोरेज फैसिलिटी, हाई स्पीड इंटरनेट, सब कुछ वहां मिलेगा। तो ऐसे एक चैतड़ू में बनकर तैयार है। अभी हम गए थे तो मुझे जान के हैरानी हुई, बेदी जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। तो जब मैं वहां गया, कोई गुजरात की कंपनी है जिससे उसको टेंडर मिला है, तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट करी, माननीय सुधीर शर्मा जी जो वहां के लोकल विधायक है वो भी वहां गए, तो कि इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो उनका कहना था कि सर ये आम के पेड़ यहाँ लगे हैं, 8 महीने से हमने DFO से परमिशन मांगी है इसे काटने की, हमें सरकार ने परमिशन ही नहीं दी है, तो इसलिए काम लेट हो गया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि रोजगार जनरेट करना पिछली सरकार की प्रायोरिटी नहीं थी, हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। मैं खुद एक युवा हूँ, बाहर से पढ़ के बाहर जॉब करके इसलिए देश में आया हूँ कि मैं वहां का जो एक्सपोजर है हिंदुस्तान में यूज कर सकूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां से मैं जो मेरा एक्सपोजर है उसे मैं यूज करके आगे ले जा सकूं। तो ये जो हमारा चैतरू वाला IT हब है, IT पार्क, ये बन के तैयार हो जाएगा। आपने पिछले दिनों पढ़ा था कि एक राख में भी आने की IT पार्क, तो अभी हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम जमीनें देख रहे हैं जहां हमें प्राइवेट भी लोग जहां लैंड सस्ती दरों पे दे सकें या सरकारी लैंड दे सकें। फिर हम बड़ी कंपनीज को, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ऑरेकल है, इन बड़ी कंपनीज को यहाँ लाके रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाएगा कि आप अगर ये लैंड में कुछ सेटअप करना चाहें तो सरकार एक पॉलिसी बनाएगी जहां आप हिमाचल के युवाओं को रोजगार दें और सरकार सस्ती बिजली, मुफ्त जमीन ये आपको प्रोवाइड कर सकती है। अभी कोई भी, चाहे तेलंगाना हो चाहे वो हैदराबाद हो, कोई भी सरकार मुफ्त में जमीन नहीं दे रही है, मगर हमारी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कमिटमेंट है कि अगर हिमाचल में रोजगार पैदा होता है तो हमें अपनी जमीन, अपनी बिजली देने में कोई इसमें संशय नहीं है, हम देने को तैयार हैं। तो हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाएगा। अभी मैं बता दूं, जिस भी कंपनी से हम बात करते हैं वो कनेक्टिविटी की बात करता है कि हम कांगड़ा में कुछ, शिमला में कुछ स्थापित तो कर दें, मगर पहुंचेंगे कैसे। तो जिस दिन ये एयरपोर्ट बड़ा हो जाएगा तो ये जो सारी चीजें हैं ये कड़ी से बंधी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से बंधी हुई हैं और ये आगे चल जाएगी। तो कुछ पारंपरिक के लिए भी कोई बड़ी परियोजना या योजना का कोई प्रावधान रहेगा? इसमें अभी आप देखेंगे कल ही 135 करोड़ रुपीस, आशीष जी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे 135 करोड़ रुपए पालमपुर की सीवरेज लाइन के लिए जो है वो MOU फ्रेंच कंपनी के साथ किया गया है। वो वैसा पालमपुर की जो सीवरेज लाइन है वो डलेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने तो मात्र ये कॉर्पोरेशन बना दी, उसके बाद आप बजट देख सकते हैं कि कितना बजट पालमपुर को आया है, आप सबके सामने है। मगर सीवरेज आज पालमपुर की डिमांड है। हमारी जो नदी नालों में लोग जो है अपने घर का वेस्ट फेंक रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, ये आने वाले समय में पालमपुर के लिए क्या, जो नीचे हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो सुला है, चाहे वो नीचे जहाँ ब्यास से ये कुलें मिलती हैं, ये बहुत बड़ा हैजार्ड हो जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट आ रहा है। और तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जब होली पे आए तो आपके सामने वो अनाउंस करके गए कि पालमपुर को IT हब बनाने की जो है वो सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। बाकी जो मैं आपको पूरी स्टेट की स्कीमें बताई, चाहे वो राजीव गांधी मॉडल स्कूल्स बताए, चाहे पालमपुर हॉस्पिटल की भी अपग्रेडेशन की, CM साहब का मानना है कि जो भी सब डिविजन हॉस्पिटल है इन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना है, तो इसमें सरकार कार्यरत है। और हमारे जो लोकल विधायक और माननीय CPS भी हैं आशीष बुटेल जी, वो पालमपुर के बारे में क्या हो रहा है ज्यादा जानकारी वो दे पाएंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत चल रही हैं जी, तो उसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में कुछ आप करेंगे? देखिए, मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में छूट गई। थैंक यू सूद साहब, आपने याद दिलाया। पहले तो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पालमपुर के लिए आपने प्रोजेक्ट की बात की, एक हेलीपोर्ट बनने जा रहा है। पिछले हफ्ते मैं माननीय VC साहब के साथ उस जमीन को देख भी आया हूँ और उस जमीन का सर्वे होने चला गया है
और ये जो हेलीपोर्ट होगा ये एयरपोर्ट की तरह होगा। ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी हेलीकॉप्टर ही उतरेगा। नियमित फ्लाइट्स यहाँ पे कंपनीज को बुलाया जाएगा। नियमित फ्लाइट्स जो है हेलीकॉप्टर से, चाहे पालमपुर चंडीगढ़ हो, पालमपुर शिमला, धर्मशाला, जो अभी पवन हंस की एक सर्विस चलती है गग्गल से, वो लोग उसमें ज्यादा जाते नहीं है क्योंकि उनको लगता है पहले यहाँ से गग्गल जाएंगे, फिर गग्गल से शिमला एयरपोर्ट पे उतरेंगे, फिर एयरपोर्ट के लिए फिर से टैक्सी लेंगे। तो शहर के बीचों बीच ये हेलीपोर्ट तैयार हो रहे हैं। 11 हेलीपोर्ट्स के लिए जमीन पूरे प्रदेश में पहले ही चयनित कर गई है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो पहले हेलीपोर्ट आने वाला है और हमारी पूरी कोशिश है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जो नॉनी यूनिवर्सिटी है, इसे हम, जैसे आजकल भारत सरकार में भी चल रहा है कि इसको हम आत्मनिर्भर कैसे कर सकें, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी हमें आने वाले समय में सरकार के डिपेंडेंट ही कितना रह सके, इन्हें खुद ही अपनी जो इनकम है वो जनरेट करनी पड़ेगी। जो हमारे वीसी साहब है यहाँ से, उनसे पहले चर्चा हो चुकी है कि स्टेट में जैसे दूध का प्रोजेक्ट आ रहा है, हिमगंगा का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका दिया है कि कैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इम्प्लीमेंट कर सकता है, कैसे मिल्क कलेक्शन सेंटर्स यहाँ बन सकते हैं और कैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है अपना उत्पादन करके, रिसर्च तो एक साइड है, रिसर्च तो हर सरकार को फंड करनी पड़ती है, बट उसके अलावा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी साहब को भी कहा है कि आप खुद एक प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आने वाले समय में ये परमानेंटली इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए, इसके लिए इन्हें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। धन्यवाद।